नमस्कार। राज की बात में आपका स्वागत है। भ्रष्टाचार एक ऐसा दीमक है जो पूरे देश की अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे चाट रहा है। लेकिन जब ईडी और सीबीआई की जांच होती है इसी भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो विपक्षी पार्टी के सारे नेता इकट्ठा हो जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं और जो पहले से बने हुए कानून हैं उस कानून के कुछ कमियों का उपयोग अपने लिए करते हैं, बचाव के लिए करते हैं। चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो या फिर छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश या राजस्थान हो या फिर तमिलनाडु हो, हर जगह पर भ्रष्टाचार के नए नए तरीके इजाद किए जाते रहे हैं। और जब उन तरीकों पर अब कुठाराघात होने लगा, पीएम मोदी ने ईडी और सीबीआई को खुली छूट दे दी, तो बौखलाहट इनकी सामने आ रही है। लेकिन इस बौखलाहट के बीच सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी ये लोग अपने लिए यानी कि भ्रष्टाचार से अपने आप को सुरक्षित रहने के लिए एक शील्ड का ढूंढते हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाकर राहत की उम्मीद करते हैं और ज्यादातर समय में कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ दिन के लिए राहत मिल भी जाती है। एक बड़ा मामला आया है तमिलनाडु से, उसी तमिलनाडु से जहां के चीफ मिनिस्टर एमके स्टालिन पिछले कुछ समय से हंगामा किए हुए हैं इस बात को लेकर कि तमिलनाडु के अंदर जो व्यवस्था पनपी है वो व्यवस्था सबसे बेहतर है, वेलफेयर स्टेट है, यहां के लोगों को कोई समस्या नहीं है। लेकिन एक समस्या बहुत बड़ी है तमिलनाडु में, वो है भ्रष्टाचार। और दूसरी बड़ी समस्या यह है कि स्टालिन का पूरा परिवार, चाहे एमके स्टालिन हो या उदयनिधि स्टालिन हो, ये पूरी तरीके से हिंदू विरोधी हैं। इन दोनों मामले में स्टालिन का परिवार फंसा हुआ है और ये जो मामला आया है ये दूसरे यानी भ्रष्टाचार को लेकर है। भ्रष्टाचार में एमके स्टालिन के पूरा का पूरा कैबिनेट फंसता नजर आ रहा है। पिछले दिनों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और आईटी ने यानी कि ईडी और आईटी ने कई जगह सर्चेज किए, छापेमारी की। इनके एक मिनिस्टर सेंथिल बालाजी के घर से करोड़ों रुपए मिले और जब उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा था बेहोश हो गए। वो नाटक करने लगे, नौटंकी करने लगे और वहां से सीधे हॉस्पिटल। इसलिए क्योंकि ईडी आईटी की टीम पूछताछ करेगी तो वो ऐसा ना हो कि स्टालिन का नाम ले ले। डर से ही सही सरकार का तंत्र है और सीएम के सहमति के बिना कुछ नहीं हो सकता। लेकिन एक और मामला आया है और वो मामला छोटा मोटा नहीं है, 4,730 करोड़ रुपए का है, जिसके लिए डिटेल रिपोर्ट ईडी ने कोर्ट को सौंपी है। कोर्ट को इसलिए सौंपनी पड़ी क्योंकि जैसे ही भ्रष्टाचार का मामला इन लोगों के ऊपर आता है ये सीधे कोर्ट के शरण में जाते हैं और हाई कोर्ट से पहले ये उम्मीद करते हैं कि ईडी को कानूनी दांव पेच में फंसाएं। ये मामला भी उसी का है। 4,730 करोड़ रुपए का ये जो स्कैम है, इलीगल सैंड माइनिंग का, बालू खनन करते हैं ये लोग और उसमें से जो रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है और जो ओरिजिनली बालू की चोरी की गई है उसमें 1, 200, 300, 500% का नहीं बल्कि कई हजार % का अंतर है। और ये ईडी ने पूरे सर्वे के साथ डिटेल रिपोर्ट कोर्ट में पेश किया। लेकिन फिर भी हाई कोर्ट के जजों को लगता है कि कानूनी दांव पेच में कहीं न कहीं सरकार के वकील और भ्रष्टाचारियों के वकील ईडी के ऊपर भारी पड़ रहे हैं। ये मामला इलीगल सैंड माइनिंग का है और पिछले दिनों ईडी ने कुछ छापेमारी की थी तमिलनाडु के अलग अलग जगहों पर। वहां पर पता चला था कि मनी लॉन्ड्रिंग चल रहा है, कई बेनामी कंपनियां हैं, शेल कंपनियों के माध्यम से पैसे की हेराफेरी हो रही है। ईडी के टीम तमिलनाडु पहुंची और वहां पर कुछ जगहों पर छापेमारी की गई। वहां छापे मारे तो कुछ डायरी बरामद हुए और कुछ दूसरे दस्तावेज बरामद हुए जिसमें
बेनामी कंपनियों के नाम थे, उनका रजिस्ट्रेशन को लेकर भी कंफ्यूजन थी। इसी के बाद वहां पर जो कुछ हार्ड ड्राइव भी बरामद किए गए और लगभग 15 करोड़ रुपए फ्रीज करने के लिए ईडी के पास कुछ अकाउंट मिले। साथ ही कैश में तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए मिली, सोना और चांदी भी मिले। इसके बाद ईडी ने इस मामले का इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। इन्वेस्टिगेशन में उसने तरीकों का इस्तेमाल जो किया वो तरीके पूरी तरीके से साइंटिफिक हैं, क्योंकि ये सैंड माइनिंग का मामला था और इलीगल तरीके से तमिलनाडु की सरकार के अधिकारी, मंत्री और यहां तक कि चीफ मिनिस्टर का ऑफिस भी इसमें उसी तरीके से इन्वॉल्व है जैसे कि छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप के घोटाले में सीएम के ओएसडी की गिरफ्तारी हुई, सीएम के पॉलिटिकल एडवाइजर से पूछताछ हुई, पॉलिटिकल एडवाइजर के रिश्तेदार को गिरफ्तार किया गया, लेकिन फिर भी कांग्रेस ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि वहां के सीएम बघेल किसी तरीके से महादेव सट्टाबाजी ऐप में घोटाले में शामिल हैं। उसी तरीके से एमके स्टालिन के यहां छापेमारी की गई। ईडी ने इसके लिए इस्तेमाल किया पूरे इसरो के पहले इमेजेस का। इसरो से इमेज मांगे गई कि तमिलनाडु में कहां कहां सैंड माइंस हैं, यानी कहां कहां से बालू का खनन किया जाता है। 10 डिस्ट्रिक्ट का पता लगाया गया और फिर उन 10 जिलों में फिर से एक और तरीके अपनाए गए कि किस तरीके से यह पता किया जाए कि वहां पर पिछले 1 साल में, लगभग 1 साल के दौरान कितने यूनिट सैंड माइंस का खनन किया गया है। यानी इसके लिए कुछ नए तकनीक अपनाए गए और इसरो के इमेज से फिर दूसरा ये जो व्यवस्था की गई लिडार का और फिर बैथोमेट्रिक प्रणाली से वहां पर चेक किया गया। यही नहीं, ये कई दूसरे तरीके भी अपनाए गए जिसके माध्यम से ईडी को पता चला कि लगभग 24 लाख यूनिट सैंड माइनिंग की गई है। यानी बालू का खनन जो किया गया है 24 लाख यूनिट का है। लेकिन ये एक दूसरा खुलासा भी था कि जो परमिटेड एरिया है 196 हेक्टेयर का, उससे कई गुना ज्यादा क्षेत्रों में बालू का खनन हो रहा है। और ये खनन कैसे हो रहा है, वहां पर आसपास के अधिकारियों, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और ऊपर तक जो इसके पैसे जाते हैं उसके माध्यम से। और जब इसकी खोजबीन की गई तो पता चला कि 196 हेक्टेयर क्षेत्र में जो परमिसेबल है सैंड माइनिंग के लिए, उससे कई गुना ज्यादा यानी कि 987 हेक्टेयर क्षेत्र में सैंड माइनिंग इलीगल तरीके से की जा रही है। फिर इसका इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा और जब डाटा निकाला गया तो पता चला कि अभी तमिलनाडु की सरकार में जो रिकॉर्ड किए गए हैं रेवेन्यू 1 साल के अंदर, वो 36 करोड़ 45 लाख रुपए हैं सैंड माइनिंग से। यानी सरकार को रेवेन्यू जो मिली है 36 करोड़ 45 लाख रुपए मिली है, लेकिन जितने यूनिट सैंड की माइनिंग की गई है उसका कीमत निकाली गई तो ये 4730 करोड़ रुपए का था। अब ये कितना हजार गुना ज्यादा है ये तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। कहां 36 करोड़ 45 लाख रुपए और कहां 4730 करोड़ रुपए। इतना बड़ा गैप था। ईडी के अधिकारियों को भी हैरानी हुई कि यह सामान्य तरीके से किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर जो वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री के कुछ अधिकारी या फिर माइनिंग के कुछ अधिकारियों के मिली भगत से संभव नहीं है। इसके लिए तो पूरी व्यवस्था होगी, नीचे से ऊपर तक सरकार के मंत्री भी और साथ में उसमें सीएम भी इन्वॉल्व होंगे। लेकिन इसकी शुरुआत तो सीएम या मंत्री से नहीं की जा सकती है, इसलिए ईडी ने सबसे पहले वहां के 10 जिलों के डीएम को समन भेजा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, और इन लोगों को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया। लेकिन तमिलनाडु की सरकार एमके स्टालिन को लगा कि अब तो जड़ खोदने में ईडी लग चुकी है, इसलिए
इन समन के ऊपर रोक लगाना जरूरी है। अगर डीएम वहां गया, ये आईएएस अधिकारी है, इन लोगों ने 10 जिलों में से किसी जिले का डीएम ने कुछ खोल दिया पोल, तो उसके बाद ईडी की टीम हमारे दरवाजे तक पहुंच जाएगी। जेल तो एमके स्टालिन को जाना है, ये छोटा मोटा भ्रष्टाचार का मामला नहीं है, लेकिन उनको लगता है कि 2024 का चुनाव आने वाला है। इस समय हमारी पार्टी के कई नेता भ्रष्टाचार में ईडी और आईटी के रडार पर हैं। सेंथिल बालाजी की बात है, उनके पहले भी ई वेलू भी गिरफ्तार किए गए थे, वो भी तमिलनाडु में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं। और इस तरीके से कुछ सांसद के बेटे, कुछ सांसद के घर में भी छापेमारी पड़ी है, और इसके कारण तमिलनाडु में परसेप्शन बदलता नजर आ रहा है कि डीएमके भ्रष्ट पार्टी है। लेकिन इसलिए इस मामले में जो 4,730 करोड़ का आंकड़ा अगर तमिलनाडु के लोगों तक पहुंचेगा तो परेशानियां और बढ़ेगी। इसलिए सीधे पहुंच गए मद्रास हाईकोर्ट, और वहां पर इन अधिकारियों को बचाने के लिए एक तरीका डेवलप किया, और वहां इनके समन पर रोक लगाने के लिए जज साहब को कन्विंस करना शुरू कर दिया। उसमें सबसे पहला तर्क ही यही था कि ये सैंड माइनिंग जो है ये स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, और अगर इलीगल सैंड माइनिंग है तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसी जांच कर सकती है। अगर ईडी या सीबीआई को इसकी जांच करनी है तो इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट से अनुमति लेनी पड़ेगी, और ये जो सैंड माइनिंग है वो कहीं भी पीएमएलए में शेड्यूल नहीं है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत सैंड माइनिंग को नहीं लाया जाता है। इसलिए इन अधिकारियों को जो समन भेजा गया है वो सरकार को परेशान करने का एक तरीका है। अब यह भ्रष्टाचार का मामला है 4,730 करोड़ का, और उसमें अगर ईडी सरकारी अधिकारियों से पूछताछ कर रही है तो इसका मतलब है परेशान किया जा रहा है। ये अधिकारियों को बचाने की कोशिश थी, जैसा कि ईडी ने कोर्ट के सामने कहा कि ये इन अधिकारियों को शील्ड दे रहे हैं, सुरक्षा दे रहे हैं, और ये सरकार के कई बड़े नेता मंत्री इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि ये छोटा मोटा मामला नहीं है। लेकिन फिर भी जज साहब को ये कानूनी दांव पेच सही लगा, और कई कानूनों का, नियमों का हवाला देकर इस समन को रोक दिया गया। हालांकि जज साहब ये भी नहीं कर सकते कि पूरे समन को क्वैश कर देंगे, उसके लिए ईडी को टाइम दिया गया है कि 12-15 दिन के अंदर आप फिर से बताइए कि इनको पूछताछ के लिए क्यों बुलाया जाए। लेकिन ईडी की टीम दूसरे रास्ते से भी वहां पर इस भ्रष्टाचार को निकालने की कोशिश कर रही है। वाटर रिसोर्स मिनिस्टर को समन भेजने की तैयारी चल रही है, जिनके अंदर में ये माइंस, सैंड माइंस आते हैं, और ये स्टालिन के लिए बड़ी परेशानी बन रही है, क्योंकि तमिलनाडु में इस समय राजनीतिक माहौल बदल चुका है। पिछले दिनों स्टालिन के बेटे ने क्या कहा था कि सनातन को खत्म करने की जरूरत है। इसके बाद हुआ ये कि एआईएडीएमके जो इनके अपोजिशन पार्टी है उसके कुछ नेताओं ने तमिलनाडु में कुछ अभियान शुरू किए, जिसमें यह बातें कही गई कि डीएमके के नेताओं का कहना है कि उसे हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए, और इसलिए अभी बदले की कार्रवाई में स्टालिन ने एआईएडीएमके के तकरीबन 8-10 नेताओं को गिरफ्तार करवा लिया है कि ये लोग फर्जी अभियान चला रहे हैं। लेकिन एआईएडीएमके के नेताओं को तो गिरफ्तार कर लोगे, लेकिन ये परसेप्शन जो बन रहा है उसे जनता तक जाने से रोक कैसे सकते हो। इसलिए वहां के जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं के अन्नामलई, जिसे आजकल साउथ का योगी कहा जा रहा है, वो बिल्कुल संत की तरह जीवन जीते हैं और पूरे तमिलनाडु में घूम घूम कर यात्रा कर रहे हैं। एमके स्टालिन की कुर्सी हिली हुई है, और इसलिए एआईएडीएमके के नेताओं ने भी अन्नामलई की शिकायत केंद्रीय नेतृत्व तक की थी कि वहां पर जो अन्नामलई यात्रा कर रहे हैं उसमें डीएमके को टारगेट तो कर ही रहे हैं, एआईएडीएम को भी टारगेट कर रहे हैं, इसलिए इनको बदला जाए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने यह सोचा कि अगर तमिलनाडु में हमें प्रेजेंस बनाना है,
वहां के 39 लोकसभा सीटों में से कम 10 से 15 के बीच अगर जीतना है तो अन्नामलई को छूट देनी होगी। वहां पर भारतीय जनता पार्टी का बेस बढ़ाना होगा। इसलिए अन्नामलई ने ये डीएमके के सैंड माइनिंग जो इलीगल तरीके से हो रही है उसके खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। और यही नहीं, ये जो डीएमके के एक बड़े नेता हुआ करते थे कुमरन, उन्होंने तो आरोप लगाया है कि ये 4,000-5,000 करोड़ का नहीं बल्कि तकरीबन 60,000 करोड़ का घोटाला है। और इस घोटाले की पोल हम धीरे धीरे खोलेंगे। अब जैसे ही उन्होंने वाटर रिसोर्स मिनिस्टर के खिलाफ मोर्चा खोला, वैसे ही स्टालिन को लगा ये तो हमारी मंत्री को ही फंसा रहा है, इसलिए उन्होंने कुमरन को सस्पेंड कर दिया। अब वो दस्तावेज तैयार कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि कुछ समय का इंतजार है, हम धीरे धीरे स्टालिन के उन सारे घोटालों का राज खोलेंगे, जिसके बाद ये तमिलनाडु में जो हड़कंप मचेगा, भूचाल मचेगा, उसमें स्टालिन का ये हिंदू विरोधी चेहरा बह के चला जाएगा। अब डीएमके फिर से दोबारा न यहां सत्ता में आएगी और नहीं 2024 में कुछ कर सकती है। मतलब अब नॉर्थ से चलता हुआ साउथ में ईडी की कार्रवाई हो रही है। पूरा विपक्षी पार्टियों का एक गठबंधन परेशान है कि ईडी ने केवल भ्रष्टाचार पर से पर्दा नहीं उठाया है, बल्कि लोगों के नजरों पर से भी पर्दा उठा दिया है कि इन पार्टियों को वोट दोगे तो तुम्हारे जेब से निकाल कर पैसे अपने स्विस बैंक के अकाउंट में रखेंगे। ये हजारों हजार करोड़ का जो घोटाला हो रहा है, उससे अगर निजात पाना है तो इन लोगों को हराना जरूरी है। ये लोगों के अंदर जो चल रही है, ये परसेप्शन अवधारणा जो बन रहा है, उसी का असर है कि तमिलनाडु में अब परेशानियां बढ़ी है, बवाल मचा है और ईडी की एंट्री पर रोक लगाने की, सीबीआई की एंट्री पर रोक लगाने की कोशिश चल रही है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो, हम बिहार से हैं।